दोस्तों, अगर आप भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उनके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड एक डेमो वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कितने सेक्शन होते हैं, आपको क्या क्या कोर्स करना जरूरी होता है। क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है वो नॉर्मली पीएलसी और स्काडा का ही नाम सुना होता है और उसके दिमाग में यही चलता है कि मुझे पीएलसी और स्काडा करना है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अगर ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं तो करना जरूरी होता है। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में और आपको समझाते हैं वन बाई वन करके कि अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या चीज़, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने जा रहे हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, ऑटोमेशन तो हर कोई सुना होगा, तो बट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या चीज़ है। देखिए, ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ये ऑटोमेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और मशीन। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कहीं भी कोई भी मशीन अगर ऑटोमेटिक आपको चलते हुए दिख रही है तो वहां पे ऑटोमेशन हुआ। बट यही मशीन जो है अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम जो है ऑटोमेटिक करते हुए दिख रहा है, ठीक है, या कोई भी इंडस्ट्री, चाहे मान लीजिए आप वो पैकिंग इंडस्ट्री हो गया हो, या कोई कार बनाने की इंडस्ट्री हो, या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, जहां पर कोई भी मशीन ऑटोमेटिक काम करती हुई दिखती है, आप ये समझ जाना कि वहां पे ऑटोमेशन है। तो वही बात है कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं वो कैसे चलती हैं, अगर उसके बारे में ही आपको ट्रेनिंग लेना है तो उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग। नॉर्मली जब स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग लेने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें पता होती है। पहली चीज होता है पीएलसी, दूसरा चीज होता है स्काडा। वो यही बोलता है कि मुझे पीएलसी स्काडा सीखना है। बट उसको ये नहीं पता रहता है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर उसको कैरियर बनाना है, अगर ऑटोमेशन में उसको जाना है, ऑटोमेशन से रिलेटेड चीजें सीखनी है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, जिसमें आपका वायरिंग सेक्शन भी होता है, प्रोग्रामिंग सेक्शन भी होता है, और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीजें भी होती है, और थोड़ा बहुत डिजाइनिंग भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप ऑटोमेशन करने जा रहे हैं तो जिस इंस्टीट्यूट में आपको ये सारी चीजें सिखाया जाता है आप उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। क्योंकि नॉर्मली सिर्फ पीएलसी सीख करके आप सोचेंगे कैरियर बना लें तो ये नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें आपको सीखना पड़ेगा आरएलसी। आरएलसी में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिले लॉजिक कंट्रोलर। ओके। अब देखिए क्या है कि पहले जब पीएलसी नहीं था, पहले क्या था कि जब पीएलसी नहीं था तो सारा काम किस पे होता था, सारा काम आरएलसी पे होता था। मतलब जब पीएलसी नहीं था तो वायरिंग की हेल्प से, जैसे मान लीजिए एक मोटर को चलाना है या किसी भी चीज की कंट्रोलिंग करनी है तो वहां पे एक बहुत बड़ा वायरिंग करना पड़ता था। जैसे आप यहाँ पे एक पैनल देख सकते हैं, तो इस पैनल में पूरा वायरिंग किया हुआ है, यहाँ पे कोई पीएलसी नहीं लगा है। तो सीधा सीधा बात आपको यही समझना है कि जो भी काम विदाउट पीएलसी के हो रहा था, पहले जितनी भी काम वायरिंग के थ्रू हो रही थी वो सब आरएलसी से हो रही थी। लेकिन क्या अब आरएलसी एकदम खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, आरएलसी बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, जो था उसी में इम्प्रूवमेंट हो गया है। आरएलसी अब भी होता है, अब भी आपको वायरिंग करना पड़ता है, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे हो गया। जो पहले जितना क्रिटिकल वायरिंग होता था वो चीजें हट करके अब पीएलसी में शिफ्ट हो गई। तो देखिए क्या है कि अगर आप पीएलसी सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको आरएलसी नहीं सीखना पड़ेगा। पहले अगर आप आरएलसी सीखते हैं, थोड़ा बहुत वायरिंग सीखते हैं, तो उससे आपके लिए प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ड्यूल स्टार्टर बनाया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक ड्यूल स्टार्टर बनाया, आपने ड्यूल स्टार्टर के लिए पीएलसी के अंदर प्रोग्राम कर लिया, बट अगर आपको ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग नहीं आ रही है और किसी वजह से आपका ड्यूल स्टार्टर चल नहीं रहा है, तो अगर आप वायरिंग नहीं आ रही तो सिर्फ आप प्रोग्राम डाल करके उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसकी वायरिंग में कुछ इशू हो। या मान लीजिए अगर आपको वायरिंग नहीं आता है, आपने आरएलसी नहीं सीखा है, अगर कुछ पीएलसी में ही इशू हो गया, पीएलसी में एक सेंसर कनेक्ट करना है, पीएलसी से एक आउटपुट कनेक्ट करना है, तो अगर आपको वायरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहेगा, आपको 0 वोल्ट कहाँ देना है, 24 वोल्ट देना कहाँ है, लाइव न्यूट्रल कहाँ देना है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर रहेगा तो आप पीएलसी से भी काम नहीं कर पाओगे। सिर्फ प्रोग्रामिंग करने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। दूसरी चीज आपने देखा होगा, अगर आप पीएलसी से भी काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि पीएलसी से जो पीएलसी का आउटपुट निकलता है, सबसे पहले वहां पे एक रिले कार्ड लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा रहता है? एक रिले कार्ड लगा रहता है। तो अगर आप वायरिंग जानोगे तभी तो पीएलसी से आप रिले कार्ड की वायरिंग कर पाओगे। तो सीधा सीधा बात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको आरएलसी सीखना बहुत जरूरी है। तो आरएलसी में क्या क्या चीजें होती हैं ये जानना भी जरूरी है। देखिए, आरएलसी में जितना भी कंट्रोल वायरिंग हो गया, कंट्रोल वायरिंग मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं रिले का होल्डिंग करना हो गया,
एक ड्यूल स्टार्टर को चलाना हो गया, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाना हो गया, आर ड्यूल को चलाना हो गया, ठीक है। किसी भी वाल्व को मैनुअल ओपन क्लोज करना है या किसी भी न्यूमेटिक सिलेंडर को मैनुअल ओपन क्लोज करना है। आपने देखा होगा कि आजकल के कंपनी में बहुत सारा गेट लगा होता है, हाइड्रोलिक की हेल्प से चलता है। तो उसके लिए क्या होता है कि वायरिंग बनाना पड़ता है। बहुत सारा आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रेशर लगा रहता है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है। उसकी हेल्प से प्रेशर जैसे आपका 10 बार 15 बार होता है तो ऑटो कट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब वायरिंग कोई जरूरी नहीं कि पीएलसी लगा के ही किया जाए, विदाउट पीएलसी के भी ये सब काम करते हैं। तो वहां पर आपको आरएलसी जो है, आपका वायरिंग सेक्शन जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक पैनल बनाना है या एक ड्यूल स्टार्टर बनाना है। अब आपके पास 5 HP का मोटर है। अब 5 HP का अगर आपके पास मोटर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें हम जो ओवरलोड रिले लगाएंगे वो कितने एम्पियर का लगाएंगे। अगर इसमें हम कॉन्टेक्टर लगाएंगे तो कॉन्टेक्टर जो हमारा होगा कितना वोल्टेज का होगा, ठीक है। इसमें मतलब जो भी चीजें, जो कंपोनेंट लगेंगे, एमसीबी लगाएंगे तो कितने एम्पियर का लगाएंगे। तो लोड कैलकुलेशन आप बोल सकते हो, तो लोड कैलकुलेशन भी आना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में आप एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर बनोगे, आप वहां पर एक प्रोजेक्ट को देखोगे, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें, वायरिंग से रिलेटेड चीजें आना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, जब वायरिंग हम सीख लेते हैं, वायरिंग सीखने के बाद में फिर हम क्या सीखते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो देखिए पीएलसी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अलग अलग वेंडर्स की पीएलसी होती हैं। सीमेंस का भी पीएलसी होता है, डेल्टा का होता है, मित्सुबिशी का होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो हजारों वेंडर्स की पीएलसी होती हैं। तो जो पीएलसी होता है, स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम अगर सीमेंस की पीएलसी पे काम कर रहे हैं तो हम किसी और पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने पीएलसी का प्रोग्राम जो है वो रट के नहीं सीखा है या ऐसे नॉर्मली कहीं से रट के या वीडियो देख के नहीं सीखा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी पीएलसी पे काम कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा क्रिटिकल होगा अदर पीएलसी पे काम करने में, लेकिन ऐसे समझो आप कि अगर आपने नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन चलाया है ना, तो आप एप्पल का भी फ़ोन चला सकते हैं। तो सेम वही चीज़ पीएलसी में है कि थोड़ा-सा फंक्शन अलग होगा, लेकिन काम वैसे करेगा। आपने अगर इसके अंदर लैडर लॉजिक लिखा है, तो सेम वही लैडर लॉजिक, जैसे ये लैडर में आपने येनो का सिंबल ऐसे लिया, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में भी येनो का सिंबल येनो के जैसे ही होगा। चेंज क्या होगा, एड्रेसिंग स्कीम। हो सकता है सीमेंस में आपने आई 0.0 लिखा है तो डेल्टा में इसको x0 लिखना पड़े। सीमेंस में आपने आउटपुट के लिए लिखा है Q0.0 तो डेल्टा में y0 लिखना पड़े। तो इस तरीके से सिर्फ एड्रेसिंग स्कीम चेंज होता है, बाकी जो इनपुट का सिंबल है, जो आउटपुट का सिंबल है, वो सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं। तो पीएलसी स्टार्ट होता है, पीएलसी में भी आपको बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो नॉर्मली आप देखो पीएलसी सीख लिए हैं। अब पीएलसी में अगर आपको कोई बोल दे कि हमें सिंकिंग में वायरिंग करना है, पीएलसी का हमें सिंकिंग में वायरिंग करना है, तो आप बोलोगे कि मुझे वायरिंग नहीं आता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, आप अगर एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं या सर्विस इंजीनियर है, कमीशनिंग करने जाते हैं, तो आपको वायरिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप आरएलसी पे फोकस करिए, आरएलसी के बाद में फिर आप पीएलसी पे आइए। और देखो बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि अरे मैं डेल्टा का भी सीख लूँ, मित्सुबिशी का भी सीख लूँ, सीमेंस का भी सीख लूँ। तो ऐसे अगर आप भटकोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। पहले आपको क्या करना है कि एक पे फोकस करना है। आप अगर जिस पीएलसी पे भी सीखते हो, चाहे डेल्टा पे, चाहे सीमेंस पे, चाहे मित्सुबिशी पे, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक पे फोकस करिए। आप सीमेंस की पीएलसी को सीख रहे हैं तो आप सीमेंस की पीएलसी को पहले पूरा सीखिए। उसके बाद में जब आप एक पीएलसी को पूरा सीख लेंगे ना, तो दूसरा सीखने में आपको, जैसे मान लीजिए एक पीएलसी सीखने में आपको 3 मंथ लगे हैं ना, तो दूसरा पीएलसी सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज, क्योंकि आपको पता हो गया टाइमर कैसे काम करता है, काउंटर कैसे काम करता है, ठीक है, कंपेरिजन ब्लॉक कैसे लेते हैं। बस सिर्फ डिफरेंट ये है कि इसमें थोड़ा सा फंक्शन अलग है, उसमें थोड़ा सा ऐड करने का फंक्शन अलग है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आरएलसी करना पड़ेगा, फिर आरएलसी के बाद में आपको पीएलसी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आरएलसी पीएलसी होने के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं एचएमआई, ठीक है। क्या बोलते हैं, एचएमआई। ये होता है एचएमआई स्क्रीन। देखिए ये एक टच स्क्रीन होता है। क्या होता है, ये एक टच स्क्रीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब ये क्या होता है, जैसे देखो नॉर्मली आप टच फोन चलाते हैं, तो टच फोन में जैसे आपने व्हाट्सएप के लोगों को टच किया तो व्हाट्सएप ओपन होके आ गया, आपने गैलरी के लोगों को टच किया तो गैलरी ओपन होके आ गया। ऐसे ही जो एचएमआई स्क्रीन होता है ना, इसके अंदर हम लोग खुद से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक मोटर हमें चलाना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मोटर हमें चलाना है, तो ये हमारा पीएलसी हो गया। अब पीएलसी से यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिले ऑन कर दिया, और रिले से हमने क्या किया, एक मोटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ रिले से ही हम लोग, क्योंकि पीएलसी से डायरेक्टली हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को तो चला नहीं पाएंगे,
तो पीएलसी से हम क्या करेंगे, एक रिले को ऑन करेंगे और रिले से मान लीजिए कि हमने एक कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया, यहाँ पे A1 A2 लगा दिया कॉन्टेक्टर का, तो ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला रहा है। लेकिन अभी पीएलसी से चलाने के लिए नॉर्मली अगर हम मैनुअल में चला रहे हैं तो हमारे पास पुश बटन होता है, मान लीजिए स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक HMI स्क्रीन लगा देते हैं। इस HMI स्क्रीन में जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन बना दिया, स्टॉप बटन बना दिया और एक मोटर का सिंबल बना दिया, ठीक है। मान लीजिए ये मोटर का सिंबल बना दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्रोग्राम कर देंगे, HMI में प्रोग्राम कर देंगे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट बटन दबाऊं तो ये स्टार्ट बटन क्या करेगा, ये पीएलसी को कमांड भेजेगा। उसके बाद में ये स्टॉप बटन दबाया तो ये भी पीएलसी को कमांड भेजेगा। अगर स्टार्ट कमांड पीएलसी को गया तो पीएलसी के अंदर आपने प्रोग्राम लिख के रखा है कि हाँ स्टार्ट बटन दबाते ही हमारा ये वाला मोटर ऑन हो जाना चाहिए, तो वो उस मोटर को ऑन कर देगा। और जब आप स्टॉप बटन दबाओगे तो ये उस मोटर को बंद कर देगा। अच्छा मोटर ऑन हुआ, ठीक है, मान लीजिए मोटर ऑन हुआ, तो मोटर ऑन हुआ या मोटर ऑफ हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मोटर ऑन हो गया या ऑफ हो गया। तो उसमें हम लोग कलर की विजिबिलिटी भी डाल देते हैं कि भाई मोटर ऑन हुआ तो हमारा ग्रीन कलर में दिखे, मोटर ऑफ है तो रेड कलर में दिखे, मोटर में कोई फॉल्ट आ गया तो ऑरेंज कलर में दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसी विजिबिलिटी डालना चाहते हो, आप अपीयरेंस डालना चाहते हो, विजिबिलिटी डालना चाहते हो, क्या चीज डालना चाहते हो। ये जब आप HMI डिजाइनिंग सीखोगे तो उसमें सारी चीजें पता चलेगी। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर प्रेशर आता है तो वहाँ पे एक ग्राफ चलते हुए ऐसे ऐसे दिखता है कि भाई टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे है, प्रेशर का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक मीटर भी बना रहता है, इसमें पूरा आपका जैसे मान लीजिए प्रेशर घटता बढ़ता है तो ये इस तरीके से मूव होते हुए दिखता रहता है। तो ये सारी चीजें कैसे होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, HMI को डिजाइन करना पड़ता है और डिजाइन करने के बाद HMI में प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसमें टैग डालने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब होंगी जब आप पीएलसी सीखोगे। नॉर्मली बिना पीएलसी सीखे आप सोचो डायरेक्टली HMI सीख लो तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको टैगिंग करना फिर नहीं आएगा। आप डिजाइनिंग करना तो सीख सकते हैं, देखो बिना पीएलसी सीखे अगर मैं बात करूं तो आप HMI डिजाइनिंग सीख सकते हैं, बट HMI डिजाइनिंग सीखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको टैग डालना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। देखिए जो ऑटोमेशन फील्ड होता है ना, इसमें कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि ऑटोमेशन फील्ड में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रबल शूटिंग करना आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग वेंडर्स की पीएलसी होती हैं, अलग अलग वेंडर्स की HMI होती हैं, अलग अलग वेंडर्स के सेंसर होते हैं। तो इन सबको आपस में बहुत सारा BFD होता है, तो मॉडबस कम्युनिकेशन करना पड़ता है, प्रॉफी बस, प्रॉफी नेट, बहुत तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होते हैं इनको कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम अपने कोर्स में बताते हैं। तो HMI सीखना पड़ेगा। उसके बाद में जब अगर आप HMI कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो होता है BFD। BFD का नाम आपने सुना भी होगा और BFD को आपने देखा भी होगा, मुझे उम्मीद है जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए BFD होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, इसका फुल नेम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें BFD में होता क्या है कि ये किसी भी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, किसी भी मोटर की स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी भी मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए BFD का हम यूज करते हैं, और BFD का इंडस्ट्री में भर भर के यूज है। मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 इंडस्ट्री चल रही है तो 100 में BFD लगा ही लगा है। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खाली BFD सीख के खाली BFD इंजीनियर बन जाते हैं। देखिए सीखते तो ऑटोमेशन में हर कोई है, बट कोई हो सकता है PLC एक्सपर्ट हो गया, वो सिर्फ HMI BFD वगैरह की प्रोग्रामिंग में नहीं जाता है, सिर्फ PLC प्रोग्रामिंग में चला जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को BFD में इंटरेस्ट आने लगा तो वो सिर्फ BFD के फील्ड में चला जाता है। तो इसीलिए ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सीखना पड़ता है। और BFD अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिसको BFD को लोग नॉर्मल समझते हैं, बट BFD के बहुत अलग अलग मोड हैं चलाने के। एक्सटर्नल मोड हो गया, BFD को PLC से चलाना हो गया, BFD को PID मोड में चलाना हो गया, ठीक है, BFD में ऑटो ट्यूनिंग करना हो गया। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो BFD को टार्क मोड में चलाना हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एडवांस तरीके से सीखना जरूरी होता है। BFD में DVR कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके लिए कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम BFD में सीखते हैं। और BFD के साथ साथ में सर्वो और स्टेपर ड्राइव भी होता है, सर्वो मोटर होता है, उसके बारे में भी सीखना जरूरी होता है। बट क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट सर्वो स्टेपर सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनके रिक्वायरमेंट भी होती है कि भाई मुझे सर्वो सीखना है, मुझे स्टेपर सीखना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसके लिए या नहीं इंटरेस्टेड है, ओके। उसके बाद में जब BFD सीख लेते हैं, HMI सीख लेते हैं, फिर आता है स्काडा। देखिए स्काडा और HMI लगभग बोल सकते हो एक चीज़ है, बट डिफरेंट ये है ना कि HMI हार्डवेयर था, HMI क्या था, हार्डवेयर था, और स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। स्काडा को हम छू नहीं सकते, जैसे हार्डवेयर को हम छू सकते हैं ना, तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। और स्काडा से फायदा ये होता है ना कि इसको हम जितने भी बड़े स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर ले जाएं, जैसे मान लीजिए कि मैंने
एक 42 इंच का एलसीडी लगा दिया, अब उस पे मैं अपने स्काडा को देखना चाहता हूँ तो उस पे हम देख सकते हैं। लेकिन एचएमआई जैसे मान लीजिए अब आपका 7 इंच का एचएमआई है, तो 7 इंच की एचएमआई में तो आप पूरा प्लांट नहीं देख सकते ना, आप 7 इंच की एचएमआई में पूरा प्लांट तो नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए स्काडा का यूज करते हैं। स्काडा का काम ही यही होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन, मतलब इसमें हम सुपरवाइजरी भी कर पाएंगे, उसके बाद में कंट्रोलिंग भी कर पाएंगे और डेटा के एक्विजिशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम स्काडा सीखते हैं। स्काडा में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे डेटा लॉगिंग करना और भी अलार्म क्रिएट करना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है। स्काडा में बैठे बैठे कंट्रोलिंग करना, स्काडा का इंस्टॉलेशन करना, रन टाइम कैसे इसका ऑन करते हैं, रन टाइम की फाइल को किसी और सिस्टम में कैसे डालते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्काडा के अंतर्गत हमको सीखना होता है। खाली स्काडा डिजाइनिंग से काम नहीं होगा, इसमें आपको देखो, क्योंकि स्काडा में कोई जरूरी नहीं कि जिस वेंडर का आपका स्काडा हो उसी वेंडर का पीएलसी हो सकता है कि पीएलसी आपका एलन बेडली का हो, ठीक है, स्काडा आपका सीमेंस का हो। तो अब एलन बेडली पीएलसी और सीमेंस स्काडा को आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में बात आता है इंस्ट्रूमेंट का। देखिए, अगर आप पीएलसी इंजीनियर हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और इंस्ट्रूमेंट में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं डिजिटल और दूसरा होता है एनालॉग। एक होता है डिजिटल और दूसरा होता है एनालॉग। इसमें क्या होता है, देखो डिजिटल में सिर्फ ऑन ऑफ की बात हो गई कि आपने आउटपुट ऑन किया, एक सेंसर है या एक वाल्व है तो वाल्व ओपन हो गया, क्लोज हो गया। बट जहाँ पर एनालॉग की बात आती है वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है। प्रॉब्लम्स ये होता है, देखो एनालॉग में क्या होता है कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई वाल्व है 0 to 10 वोल्ट पे काम करता है या 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम कर रहा है, तो अब क्या हुआ, 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम कर रहा है तो ये हो गया एनालॉग आउटपुट। पीएलसी से हमें जो एनालॉग आउटपुट मिलेगा वो हमें 4 to 20 मिली एम्पियर लेना पड़ेगा। तो ये जो 4 to 20 मिली एम्पियर आएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस वाल्व को ओपन या क्लोज करेंगे। या मान लीजिए एक टेम्परेचर की वैल्यू लेना हो गया या प्रेशर की वैल्यू लेना हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एनालॉग इनपुट पे लेते हैं। लेकिन एनालॉग इनपुट पे एक रा वैल्यू होता है, पता नहीं क्या वैल्यू आ रहा होगा, उसको हमें अपने अकॉर्डिंग स्केल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में जा रहे हैं तो आपको एनालॉग से रिलेटेड जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको बहुत ही कम जगहों पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें सिखा रहे हैं वहाँ पे या नहीं सिखा रहे हैं, चाहे आप मेरे पास से कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी हमने क्या-क्या देखा कि अगर हमें ऑटोमेशन सीखना है, तो ऑटोमेशन सीखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें सीखना पड़ेगा, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ें होती है आरएलसी, जिसमें हम वायरिंग से रिलेटेड जो भी हमारा छोटा बहुत सस्पेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिनको ये तक नहीं पता रहता है कि सीरीज में कनेक्शन कैसे होगा, पैरेलल में कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आरएलसी में बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पीएलसी, जिसमें हम पीएलसी के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में एचएमआई डिजाइनिंग सीखते हैं, बीएफडी सीखते हैं और उसके बाद में स्काडा सीखते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। और जिसको और भी एडवांस में जाना है तो हम वहाँ पे स्टेपर और सर्वो भी सीखते हैं। ठीक है, स्टेपर और सर्वो भी सीखते हैं और ऑटो कैड भी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम, इसमें कुछ लोग 1.5 मंथ का ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ लोग 3 मंथ का लेते हैं, कुछ लोग 6 मंथ का लेते हैं। जो हमारे यहाँ से 6 मंथ की ऑफलाइन ट्रेनिंग लेता है उसको हम लोग साइड विजिट भी करवाते हैं, मतलब एज अ सर्विस इंजीनियर 1 महीने तक काम करवाते हैं। प्लस में आपको फील्ड वाली चीज़ें भी सिखाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही सर्विस इंजीनियर का काम करते हैं, हम लोग खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो फील्ड की चीज़ें भी आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आरएलसी की। अभी ये जो बातें बताया हमने, ये तो सिर्फ हमने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करने जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता सीखना क्या है। तो जो लोग भी ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं कहीं से भी, तो वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, ताकि उनके मन में एक बात क्लियर रहे कि हमें सीखना क्या है। अब अगर उनको पता हो गया क्या सीखना है, तो अब हम अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएलसी की। देखो, आरएलसी में सबसे बेसिक से हम लोग चलते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ कि आरएलसी मतलब वायरिंग सेक्शन में सबसे पहले हम पुश बटन से बात शुरू करते हैं। देखो, पुश बटन की अगर मैं बात करूं तो जो पुश बटन होता है ना, ये दो तरीके से होता है। अब बहुत लोग के मन में ये ख्याल आएगा, सर पुश बटन तो बहुत तरीके से होता है। देखो, पुश बटन कितने भी तरीके से होगी, लेकिन उसकी दो ही कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगा आपका एनो पुश बटन, ठीक है, एक कंडीशन होगा एनो पुश बटन और दूसरा कंडीशन होगा आपका एनसी पुश बटन। ओके, मतलब या तो पुश बटन एनो के जैसे काम करेगा या तो एनसी के जैसे। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि एनो क्या है, एनसी क्या है। होते हैं ऐसे लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि सबको नहीं समझ में आता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एनो एनसी भी नहीं पता होता है, बट सीखने के लिए वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सीखने आते हैं। देखो, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ओके, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन पुश बटन। ओके, और उसके मतलब बाद होता है एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन। ओके,
तो नॉर्मली क्लोज पुश बटन में क्या होता है और नॉर्मली ओपन पुश बटन में क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो हम जो क्लासेस करवाते हैं, चाहे आरएलसी का हो चाहे पीएलसी का, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, तो जो भी हमारा ये डेमो वीडियो देख रहा है, मुझे उम्मीद है कि उनको ये बेसिक से सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं पुश बटन की बात करूं तो एनो पुश बटन है, एनसी पुश बटन है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसको अगर डिटेल में समझाएं सिंबल के माध्यम से तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये एनो पुश बटन है। एनो पुश बटन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लाइव सप्लाई दिया, तो ये लाइव सप्लाई पहले नहीं जाएगा। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट लगा दिया है, ठीक है, ये आपके एक लाइट लगा दिया है और लाइट में आपने एक तरफ से न्यूट्रल दे दिया है। तो जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तब ये लाइट ऑन हो जाएगा। अगर पुश बटन को आप नहीं प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं ऑन होगा। कहने का मतलब अगर मैं पुश बटन एक तरफ ले लूँ एक तरफ लाइट ले लूँ, मतलब आप पुश बटन को अगर 1 करेंगे तो लाइट 1 होगा, अगर पुश बटन 0 है तो लाइट 0 होगा। इस कंडीशन से भी आप समझ सकते हैं 0-1 कंडीशन से, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो पढ़ के निकलते हैं कॉलेज से तो उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो 0-1 की कंडीशन भी समझ में आती है। तो आप चाहे ऐसे समझ लो चाहे आप ऐसे समझ लो। ओके, तो अगर इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन होगा, अगर पुश बटन को नहीं प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन नहीं होगा। ये तो कंडीशन हो गया येनो पुश बटन का। दूसरा कंडीशन जो होता है एनसी पुश बटन का, तो एनसी पुश बटन में क्या होता है कि ये ऑलरेडी क्लोज रहता है। ठीक है, अगर इसमें कोई लाइट लगाएंगे तो ये ऑलरेडी ऑन रहेगा। मान लीजिए इधर से लाइट सप्लाई दे दी, इधर से न्यूट्रल, तो अब अगर इसमें हमने कोई लाइट लगा दिया तो क्या रहेगा, ये ऑलरेडी ऑन रहेगा और जैसे ही इस पुश बटन को आप दबाओगे ना वैसे ही ये बंद हो जाएगा। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर इसमें पुश बटन 0 है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है और अगर इसमें पुश बटन को हम ऑन करेंगे तो हमें 0 मिलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और नॉर्मली अगर आपको येनो पुश बटन और एनसी पुश बटन से कनेक्शन करना है तो आप इस तरीके से कनेक्टिविटी करोगे। ओके, और एक बात और भी ध्यान रखना कि कभी भी जो है पुश बटन को सीरीज में आप कनेक्ट कर सकते हो, बट आउटपुट जो होता है, जो लाइट होता है या कोई भी आउटपुट मान लीजिए चाहे वाल्व लगा दिया आप कुछ भी लगा दिए, तो आउटपुट कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट होता है पहले यही गलती कर देता है। जैसे उसको बोला जाए कि 2 आउटपुट ऑन करो तो वो क्या करता है कि एक येनो पुश बटन लगाता है और 2 आउटपुट को सीरीज में कनेक्ट कर देता है। अगर आप 2 आउटपुट को सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो ये गलत है भाई। क्यों गलत है? स्टूडेंट पूछता है कि क्यों गलत है, तो मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। क्योंकि देखो इधर से लाइव सप्लाई तो मिल गया, अब इधर से इसको न्यूट्रल मिलना चाहिए और इस वाले लाइट को ऑन होने के लिए इधर से लाइव मिलना चाहिए। ये चीज नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या होगा कि ऐसा सर्किट अगर आप बनाओगे तो वो गलत होगा। तो कभी भी आपको आउटपुट को सीरीज में नहीं कनेक्ट करना है। इनपुट को भले ही आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, जब हम गेट के बारे में पढ़ेंगे एंड कंडीशन पढ़ेंगे और कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे, तो ये सारी बातें वहां पर होंगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इंडिकेटर की। देखिए इंडिकेटर में 2 तरीके से इंडिकेटर होते हैं, एक एसी इंडिकेटर होता है, एक डीसी इंडिकेटर होता है। एसी इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो ऑन होता है। डीसी इंडिकेटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं तो ऑन होता है। और एक आता है यूनिवर्सल रहता है, चाहे आप उसमें एसी सप्लाई दो चाहे आप डीसी सप्लाई दो तो वो चलता है। ठीक है, तो देखिए इंडिकेटर और पुश बटन वाली बहुत बेसिक बातें थी जो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज कुछ लोग ये समझते हैं ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ग्रीन है तो ये ग्रीन का मतलब येनो हो गया, रेड का मतलब एनसी हो गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी ने रेड वाले बटन के पीछे येनो कॉन्टेक्ट लगा दिया हो, क्योंकि जो ये पुश बटन होता है ना, ये पुश बटन और ये जो आपका कॉन्टेक्ट ये दोनों अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पे रेड वाला है, वैसे नॉर्मली तो रेड के पीछे हम लोग एनसी वाला लगाते ही हैं और ग्रीन के पीछे येनो वाला लगाते ही है, बट कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि कोई ना जान पाया हो, इसको यहाँ पे लगा सकता है और इसको यहाँ पे लगा सकता है। तो आप कंटिन्यूटी मार करके मल्टीमीटर की हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हो कि अच्छा इसके पीछे कौन सा कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। तो ये जो होता है इसको हम एक्जुलरी येनो एक्जुलरी एनसी बोलते हैं और इसको पुश बटन बोलते हैं। तो ये दोनों सेक्शन अलग होता है। जब इसको हम उसमें पुश बटन को और इसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये कंबाइन हमारा पुश बटन बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पुश बटन के बारे में तो बात समझ में आया ही होगा। पुश बटन से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं ये भी बात समझ में आया होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं हम, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की। ठीक है, कि देखो बहुत लोगों को यही बात नहीं समझ में आती, जैसे मैं बोलूँ कि सीरीज कनेक्शन करो या मैं बोलूँ कि पैरेलल कनेक्शन करो तो नहीं समझ में आता है कि भाई कैसे होगा। देखिए मान लीजिए 2 पुश बटन को आपस में सीरीज में कनेक्ट करना, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? जैसे मान लीजिए एक येनो पुश बटन ये है, अब अगर सीरीज में दूसरा भी पुश बटन कनेक्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। अब ये दोनों पुश बटन किस तरीके से हो गए, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। बट अगर इसी को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पुश बटन ये हो गया और दूसरा पुश बटन ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कनेक्टिविटी करते हो तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। जब आपने सीरीज और पैरेलल फिजिक्स में पढ़ा होगा सभी लोगों ने शायद, वहाँ पे रजिस्टर, जब रेजिस्टेंस को हम लोग वहाँ पे ऐड करते थे तो वहाँ पे हम लोग सीरीज में भी ऐड करते थे, पैरेलल में भी ऐड करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आपको करना है तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, और जो आउटपुट होता है, जैसे मान लीजिए आप मुझे यहाँ पे एक आउटपुट लगाना है
तो इधर मैं आउटपुट को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इधर लाइव सप्लाई दे दिया, इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, और ठीक इसी तरीके से इधर भी मैं आउटपुट को कनेक्ट कर सकता हूँ। इधर लाइव सप्लाई दे दिया, इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। तो देखिए क्या होता है कि जहाँ पे दो यनो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना, वो हमारा एंड फंक्शन होता है, ओके। और जहाँ पे दो यनो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हमारा और कंडीशन होता है। बाकी जब हम गेट के बारे में पढ़ाएंगे तो सारे गेट बताएंगे, जो जो कंडीशन होता है एंड और नॉट, तो सारे कंडीशन के बारे में वहाँ पे बताएंगे। बट अभी सिर्फ आपको ये बात समझना है कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पुश बटन के बारे में भी समझ में आया होगा, आपको लाइट के बारे में भी समझ में आया होगा, उसके बाद में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी समझ में आया होगा। बाकी जो चीजें मैंने बताया आपको कि आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई क्या चीजें होती है, उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें आरएलसी में चल रहे हैं, देखो क्या होता है कि अगर आरएलसी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो आरएलसी सीखने में सबसे पहले जो मेन रोल होता है ना, हमें सभी कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे, कौन सा वायरिंग करेंगे, आप कंपोनेंट देख के पहचान ही नहीं पाओगे। तो अगर मैं आरएलसी की बात करूं तो आरएलसी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट। तो लेकिन क्या होता है, अब आप लाखों कंपोनेंट, हजारों कंपोनेंट होते हैं, सबको तो याद नहीं कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो पैनल में यूज होते हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि जो पैनल में 99% लगा ही लगा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप किसी भी पैनल में देखोगे भाई तो पुश बटन लगा होता है, किसी भी पैनल में देखोगे तो इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। किसी भी पैनल में देखोगे तो वोल्ट मीटर लगा होता है, किसी भी पैनल में आप देखोगे तो एमीटर लगा होता है, रिले देखोगे तो आप किसी भी पैनल में लगा रहता है, एमसीबी लगा रहता है, कॉन्टेक्टर अगर आपको मोटर चलाना है तो कॉन्टेक्टर भी लगा होगा, तो ओवरलोड रिले भी लगा रहता है, ठीक है, एमपीसीबी भी लगा रहता है। और उसके बाद में मैं अगर लिखता जाऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें, कभी कभी पैनल में एसीबी, बीसीबी ये सब भी लगा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंपोनेंट पहचानना भी जरूरी है, ठीक है। आप देखोगे तो बीएमआर लगा रहता है, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, फेज सीक्वेंस रिले लगा रहता है, पीएसआर लगा रहता है, ठीक है, टाइमर लगा रहता है। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं कंपोनेंट के नाम लिखूं तो काफी सारे कंपोनेंट हो जाते हैं। तो आरएलसी का मेन मोटिव यही होता है कि आपको कंपोनेंट पहचानना आना चाहिए, और उस कंपोनेंट की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और ये था हमारा डेमो वीडियो, जिसमें मुझे उम्मीद है इस फर्स्ट डेमो क्लास में आपको ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। और मिलते हैं डेमो क्लास 2 में, जिसमें हम आरएलसी की ही क्लास को आगे लेकर के बढ़ेंगे, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, गेट से एंड का फंक्शन, और का फंक्शन, उसके बाद में रिले की होल्डिंग, रिले की इंटरलॉकिंग, ड्यूल स्टार्टर को बनाना, स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाना, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग बनाएंगे लॉजिक, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जैसे तुम लोगों को पता भी है, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा उनको पता भी होगा कि हम लोग सिमो रिले सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सिमो रिले सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वहां पर हम कोई भी लॉजिक जैसे बनाए, जैसे मान लीजिए एंड गेट बना लिए, या ड्यूल स्टार्टर बना लिए, कोई भी ऐसा लॉजिक बना लिया जो आरएलसी वाला है, तो उसको वहां पर हम प्रैक्टिकली करके चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग लैब में आ सकते हैं तो वो लोग लैब में आके प्रैक्टिकल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का डेमो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेमो वीडियो नेक्स्ट के लिए इंतजार करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।